बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया है कि शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला का, और जुम्मे का दिन है। यौम तशक्कुर मनाया जाए इसलिए कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फ़तह अता फ़रमाई है, कामयाबी अता फ़रमाई है। इंडिया के साथ जो लड़ाई हुई, ख़ुसूसन पाकिस्तान एयरफोर्स को अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है, इंडिया के गुरूर को खाक में मिलाया। उनके 3 राफेल तैयारे मुबैना तौर पे, जो अब तक इतलात आ रही, कोई 2 कहता है, कोई 3 कहता है, लेकिन 5 तैयारे और बाद इतलात के मुताबिक 6 तैयारे इंडिया के जो है वो ज़मीन बोस हो गए हैं। तो ये बहुत ही निकम्मी कारकर्दगी थी इंडिया की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया। बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपने वसाइल को इस्तेमाल किया और अब यौम तशक्कुर हुकूमत मना रही है। देखिए, जो मनाने वाला दिन था वो 11 मई पहले रखा गया, और 10 मई को क्योंकि इंडिया को फेंटा लगा था और फौरी तौर पे इंडिया ने जंगबंदी की थी, और 11 मई को सेलिब्रेशन थी और पूरे पाकिस्तान ने उनको मनाना था। तो हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो सेलिब्रेशंस की, तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में निकली। पंजाब के अंदर ही लगभग जो दावा किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, छोटे बड़े 500 से ज़्यादा प्रोग्राम किए गए। और इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे हर ज़िले के अंदर प्रोग्राम किए गए, हर तहसील में प्रोग्राम किए गए, गाँव देहात की सतह पर भी, फिर कराची में, सिंध में प्रोग्राम हुए। तो तहरीक इंसाफ वाहिद जमात थी जिसने सेलिब्रेट किया। पूरे पाकिस्तान से विजुअल्स आए। अभी भी मेरे पास तकरीबन 100 के करीब वीडियोस मौजूद हैं जो पाकिस्तान भर से हमें मौसूल हुई थी और मेरे रिकॉर्ड में पड़ी हुई है, और वो सारी अलग अलग वीडियोस हैं। कहीं पे कम लोग हैं, कहीं पे ज़्यादा लोग हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के झंडे उठाकर यौम पाकिस्तान मना रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियाँ निकाली गई थी। इनमें से चंद रैलियों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर मुकदमा दर्ज किए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगले ही दिन छोड़ दिया गया। और इस मरतबा ज़रा जल्दी छोड़ दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। तो हुआ यह है कि आज़रबाईजान में भी खुशियां मना ली गई, तुर्की में भी खुशियां मना ली गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पाकिस्तान में खुशियां मना ली। अल्लाह का शुक्र भी सबने अदा कर दिया, और हुकूमत ने दोबारा एक नई डेट दे दी कि 16 तारीख को हम दोबारा खुश होंगे। उसका रीज़न क्या है, ज़रा रीज़न समझिए। एक तो यह है कि यौम तशक्कुर मनाना चाहिए, बुरी बात नहीं है, जुमे की नमाज के बाद दुआएं करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत से एक्चुअली ये सेलिब्रेट ही नहीं हुआ मामला, क्योंकि हुकूमत और उनकी जमातें तो मौजूद ही नहीं है ग्राउंड पे। इनकी तो हालत बहुत पतली है, ना ये इस लड़ाई के बीच में इनकी क़यादत सामने आ सकी, ना इनका सोशल मीडिया सामने आ सका, ना इनकी जमातें कहीं पे दिखाई दी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिला लूट लिया। पाकिस्तान के साथ मिलकर सोशल मीडिया के फ्रंट पे लड़ाई भी लड़ी, भारतीय प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब आलमी सतह पे पूरी दुनिया में अंग्रेजी में और उर्दू में दिया, हर जगह पे भारत को टैकल किया, और उसके बाद जब जीत मिली तो उसको सेलिब्रेट भी किया, अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। तो पीएमएलएन कहीं दिखाई नहीं दी। तो हुकूमत ने फैसला किया कि जनाब दोबारा से करते हैं, नए सिरे से खराज तहसीन पेश किया जाएगा, फ़ौज पाकिस्तान को कुरान खानी होगी, मसाजिद में दुआएं की जाएंगी। यानी वफाकी दारुल हुकूमत में 31, और जो सूबाई दारुल हुकूमत है जैसे लाहौर है, कोयटा है, और इसी तरह पेशावर है, कराची है, यहाँ पे 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद के ऊपर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब भी की जाएगी, और मुख्तलिफ यानी इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो सारा दिन की जाएंगी। तो ये अब खबर जियो पे छपी है, बाकी सारे मीडिया पे भी। तो हुकूमत क्योंकि कहीं दिखाई नहीं दी, वो लेट हो गए हैं। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का, आप तो जानते हैं कहाँ मारना चाहिए। लिहाजा अब वो यौम तशक्कुर मना रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। नाज़रीन, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे क्यों रह जाए, जब पीएमएलएन बार बार कह रही है कि नवाज शरीफ ने जंग को डिज़ाइन किया, बल्कि दुनिया भर के ममालिक को चाहिए कि वो नवाज शरीफ साहब से रब्ता करें और अपनी अपनी जंग डिज़ाइन कर लें, बल्कि जो आने वाली जंगें हैं उनको भी उनसे डिज़ाइन करवा लिया जाए, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास फिर बाद में वक्त नहीं होगा। लिहाजा वो बहुत अच्छी जंग डिज़ाइन करते हैं, तो उनसे जंग डिज़ाइन करवा लें। अब जब मियाँ साहब जंग डिज़ाइन कर रहे थे तो जरदारी फ्रंट पर लड़ रहे थे, ये पीपल्स पार्टी पीछे कैसे रह सकती है। शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में सुप्रीम कमांडर हैं, तो वैसे आईनी तौर पे सुप्रीम कमांडर, लेकिन दिखाई कहीं नहीं दिए। आसिफ अली जरदारी और भुट्टो खानदान की तीसरी नस्ल भी पेश थी, यानी इन्होंने जाके आगे फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़ी है, और ये इस लड़ाई के अंदर पेश थे, खास तौर पे सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी मरतबा आसिफ अली जरदारी को कब देखा था? मैंने आखिरी मरतबा उनको एक तकरीब में देखा जहां वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सही से बोल नहीं पा रहे थे। उम्र का तकाजा भी है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। उसके बाद मैंने एक दफ़ा उनको अस्पताल के एक बेड के ऊपर लेटे हुए भी देखा था। फिर शायद उनका कोई विजुअल आया था, वो किसी से कोई मुलाकात कर रहे थे, बस इसके अलावा तो मैंने आसिफ अली जरदारी साहब को काफ़ी अरसे से देखा ही नहीं। तो जब आपने उन्हें देखा ही नहीं तो उनकी एक्टिविटीज़ कहाँ से हो गई?
ये कहां से लीड कर रहे थे जंग में सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी और भुट्टो खानदान की तीसरी नस्ल, ये कहां से पेश थी, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि जंग नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन की है, जरदारियों ने फ्रंट फुट पे जाके लड़ी है और कौम ने और इदारों ने बैठ के सिर्फ तमाशा देखा है और तालियां पीटी हैं कि जनाब क्या आपने जंग डिज़ाइन की है और क्या आपने जंग लड़ी है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दोबारा एक बड़ा फैसला किया है और जब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऐसा बड़ा फैसला करती है तो उसके नतीजे में क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ज़रा तहरीक-ए-इंसाफ का फैसला आप देख लीजिए। और क्योंकि ये सारी क़यादत इकट्ठी हुई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, पेशावर में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज इकट्ठे हुए, उनका इजलास हुआ और उसमें ये इत्तफाक कर लिया गया कि अब एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए। और पीटीआई जो है वो इसका लायामल मरकज़ी क़यादत के साथ बातचीत करेगी, फिर इसकी मंजूरी दी जाएगी। इसमें जो है वो इमरान खान साहब से भी मुशावरत की जाएगी और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएगी। ये उसूली तौर पर तय हो गया कि तहरीक-ए-इंसाफ ने अब तहरीक चलानी है। सारे सूबों के सदर, जनरल सेक्रेटरी वो सारे बैठ गए, उन्होंने कहा ठीक है, आज़ाद कश्मीर से भी आ गए कि तहरीक चलेगी। लेकिन जैसे ही कभी तहरीक चलने की बात होती है तो उसके पैरेलल एक और बात जो है वो लॉन्च हो जाती है। हम हमेशा देखते हैं जैसे ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तहरीक का मोमेंटम बनाती है, फौरी तौर पे एक खबर आ जाती है कहीं ना कहीं से कि मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, या खबर आ जाती है कहीं ना कहीं से कि जी मुज़ाकरात चल पड़े हैं, या खबर आ जाती है कहीं ना कहीं से कि बैकडोर चैनल चल पड़े हैं, या खबर आ जाती है कहीं ना कहीं से कि जनाब राब्ते एस्टेब्लिशमेंट के हो रहे हैं। ये खबरें ऐन इस मौके पर आती हैं और ट्रक की एक और बत्ती के पीछे कौम लग जाती है। देखिए, अगर मुज़ाकरात हो रहे होंगे तो उसका कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा और जब नतीजा निकल आएगा तो वो सबके सामने भी आ जाएगा। खबरें मेरे पास भी ऐसी हैं, लेकिन ये खबरें इसी मौके पर हमें क्यों मिलती हैं जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई तहरीक चला रही होती है। तो इसलिए दाल में कुछ काला है। मेरे ख्याल में लोगों को इस मरतबा मुहतात रहना चाहिए। होता यह है कि तहरीक का जब मोमेंटम बनता है तो लोगों को मायूस करने के लिए या लोगों को मुतमईन करने के लिए एक तरह से कि जनाब आपके निकलने का फायदा कोई नहीं है, बातचीत चल रही है, कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो फिर लोगों को जब उम्मीद बन जाती है तो लोग वो स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं कि मेरा किरदार नहीं भी होगा तो बात तो चल ही रही है। लेकिन यहां पाकिस्तानियों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान में ऐसे ही लाकानूनियत का राज रहेगा, ऐसे ही जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत रहेगी, ऐसे ही आवाज़ों को कुचला जाएगा। ना आज़ादी इज़हार राय है, ना मैंडेट का एहतराम है, ना इंसानी हुकूक है, ना रूल ऑफ लॉ है। इन चीज़ों के बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता। तो यहाँ पे उसी तरह हुआ जैसा कि कहा गया कि पहले भी जब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहती है जी हम तहरीक चलाने जा रहे हैं, मोमेंटम बनता है, वैसे ही मुज़ाकरात की कहानी बीच में करवा दी जाती है। खबरें भी इस तरह की छापी जा रही है। अंसार अब्बासी साहब की खबर भी मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था। अंसार अब्बासी साहब अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आजकल उनकी सारी खबरें जो हैं वो एक इदारे से ही आती हैं और वहाँ से जो कहा जाता है उसको वो खबर बना के बता देते हैं। हमारे और बहुत सारे सहाफ़ी भी अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे, ज़मीनी हक़ाइक़ को भी नहीं देख रहे, उनके कहने पर इदारों की खबरें चला देते हैं। यहाँ तक कह दिया कि जनाब पीटीआई 10 सीटें जीतेगी इलेक्शन में। यहाँ तक दावा कर दिया कि पीटीआई का खाना ख़राब हो गया, अब ये कभी नज़र ही नहीं आ सकती, कभी इसका वजूद ही नहीं रहेगा। यहाँ तक कह दिया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सारी चीज़ें नहीं हुई ना। ये भी कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद ने गवाही दे दी है। कहाँ गवाही दी है? ये भी कह दिया गया था कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के खिलाफ वादा व गवाह बन रही हैं। कहाँ बन गई हैं? ये भी कहा गया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये कर देंगे। कहाँ किया उन्होंने? बेशुमार ऐसी स्टोरियाँ और कहानियाँ हमने देखी है जो कहानियाँ ही रह गई। ये भी कहा गया कि मलिक रियाज ने गवाही देने का वादा कर लिया है और वो आकर अब इमरान खान के खिलाफ गवाही देने वाले हैं। कहाँ उन्होंने गवाही दी है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इमरान खान साहब खुद ही बताएंगे कि कोई बातचीत हो रही है नहीं हो रही, लेकिन इमरान खान साहब से अब तहरीक के हवाले से मशवरा किया जाएगा। अब इस मौके पर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी जो तवज्जो है वो तहरीक पे और तंजीम साजी पे। इसका मतलब है उनका फोकस वहीं पे है कि सड़कों के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाया जाए, अवाम का प्रेशर इंक्रीज़ किया जाए, ताकि जब मुज़ाकरात शुरू हों तो उसके अंदर अपनी बात मनवाई जा सके। सियासतदान ने मुज़ाकरात ही करने होते हैं, लेकिन अवामी दबाव अगर उसके साथ मौजूद हो तो उसे मुज़ाकरात में कामयाब होने की उम्मीद ज़्यादा होती है। यानी अगर आपके पास अवामी दबाव है तो आप ज़्यादा उम्मीद आपको कामयाब होने की होगी, लेकिन अगर आपके पास अवामी दबाव नहीं है तो उतनी उम्मीद नहीं होगी। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बड़े लंबे अरसे के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब का केस अब लगता है अदालतों में, तो लीडर्स अब अदालतों में पहुँचते हैं, वर्कर भी अब अदालतों में पहुँचते हैं। ख़ासतौर पे लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा साहिबा ने अब डर लोगों का निकाला है और एक जो बुत बना हुआ था, एक जमूत तारी था, वो तोड़ा है। बार बार गिरफ्तारियां देके, बार बार टॉर्चर करवा के, बार बार बड़ी रेजिलियंस शो की है
आलिया हमजा साहिबा ने, और एक अकाउंटेबिलिटी भी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शुरू की कि जहाँ पे कोई लीडर जो है वो सुस्ती करेगा, या कोई ओहदेदार या कोई पार्टी का MPA या टिकट होल्डर, तो वहाँ पे उसका एहतसाब भी होगा। तो अब वो एक एक चीज़ देख रही हैं, और लोगों की बड़ी तादाद आलिया हमजा साहिबा लेकर अदालत में आई लाहौर हाई कोर्ट में। इससे पहले हमने बड़े लंबे अरसे के बाद ये चीज़ देखी थी, और अब काफ़ी अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के केस जब चल रहे हैं उस वक्त खुद फ्रंट से लीड करते हुए आलिया हमजा साहिबा लोगों को निकाल कर अदालत में लेकर आई। एक मोमेंटम तो बन रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी बन रहा है, पंजाब में भी बन रहा है, और ऐन उस मौके के ऊपर ये खबरें भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब के कोई मुज़ाकरात बैकडोर चैनल चल रहे हैं, या कोई बातचीत चल रही है, अखबारात के अंदर मेन लीड लगवाई जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पिछली मरतबा से मुख्तलिफ है, लेकिन हो सकता है इस मरतबा नतीजा मुख्तलिफ हो, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते इस मामले में, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने एक लड़ाई लड़ी है, और उस लड़ाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक बयानिया बनाया गया था कि ये मुल्क दुश्मन है, ये इंडिया के साथी हैं, ये दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, ये गद्दार वतन है, ये जो सारा एक बयानिया बनाया हुआ था ये तो बढ़ गया, क्योंकि बाकी कोई जमात खड़ी नहीं हुई पाकिस्तान के साथ जिस शिद्दत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई। बाकी किसी जमात ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया जैसे प्रोपेगेंडे का तोड़ और जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने दिया। तो ये तो बयानिया हमेशा के लिए बढ़ गया कि ये मुल्क के दुश्मन है तो ये मुहिब्बे वतन। अब इनके साथ डील कैसे करना है, पुराने तरीके से करना है या नए तरीके से करना है, इसके ऊपर जो है वो बातचीत हो सकती है। नाज़रीन, आलमी मंडी में ये तो एक तो दावे करते हैं ना, हमने मईशत ठीक कर दी, मईशत ठीक कर दी। मईशत कैसे ठीक की है जरा ये देखिए आप। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद कम हुई हैं। अब इसका रिलीफ देना चाहिए था आवाम को, लेकिन 15 दिन के बाद ये अनाउंस करते हैं ना कि पेट्रोल की कीमत क्या रहेगी, तो पेट्रोल की कीमत सेम ही रहेगी। आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद ये पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर रही मौजूदा हुकूमत, और उसका रीज़न क्या है कि ये रिलीफ आवाम तक मुंतकिल करने की बजाय सरकार की जेब में पैसा जा रहा है, और यही पैसा जो सरकार की जेब में जा रहा है इसी के ऊपर आलमी इदारों की नजरें हैं, और ये हुकूमत कहती है जी हमारी मईशत ठीक हो रही है। भाई, आम आदमी की जेब पे डाका डाल के और उससे पैसे ऐंठ कर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान की मईशत ठीक कर रहे हैं? आम आदमी का जब आप बेड़ा गर्क करेंगे तो पाकिस्तान का फायदा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान का फायदा तो तब होगा जब लोग खुशहाल होंगे, जब लोगों में खुशहाली आएगी, जब लोगों के पास पैसा होगा और वो पैसा सर्कुलेट करेगा मार्केट में। तो यहाँ पे ये दोबारा से पेट्रोल के ऊपर जो रिलीफ था वो आवाम को नहीं दिया गया, और ये कई मरतबा किया गया है, बार बार किया गया है। बिजली का ढंढोरा पीटा गया, कोई रिलीफ पाकिस्तानियों को नहीं मिला। लोग अभी भी रो रहे हैं, पेट्रोल में कोई रिलीफ नहीं मिला। जैसे ही इलेक्शन के करीब जाएंगे एकदम बड़ा रिलीफ देंगे, क्योंकि ये सारा पैसा जमा कर रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा करके, आवाम को रोजाना की बुनियाद पर मारते हैं, फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब लोग बेवकूफ़ बनेंगे, लोग इनसे बदला लेंगे। और ये जो इस वक्त हुक्मरान बैठे हुए हैं, इन्होंने जो लोगों के साथ किया, लोग इलेक्शन में इनके साथ वही करेंगे जो लोगों ने 8 फरवरी 2024 को इनके साथ किया था। बल्कि मुझे लगता है कि अब क्योंकि पहले वोट चोरी किया गया तो लोग और गुस्से में उससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ आएंगे। फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया। अब फजलुर रहमान साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा जी कि हमने गजा का बदला पाकिस्तान ने ले लिया इंडिया को शिकस्त देकर इस लड़ाई में। देखें, ये फिर अगेन एक एग्जैजरेशन है। गजा में हमारे 50,000 से ज़्यादा, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा, रोज़ाना की बुनियाद पे 50 लोग 60 लोग शहीद हो जाते हैं। तो गजा में जो शहादतें हुई हैं, जिस किस्म का नुकसान हुआ है, जैसा उसको मलबे का एक ढेर बना दिया है इसराइल ने, उसका बदला ये नहीं हो सकता कि आप 4, 5, 6 तैयारे गिरा दें, या उसका बदला ये नहीं हो सकता कि आप एक मुख्तसर लड़ाई में आप इंडिया को शिकस्त दे दें। गजा का बदला ये नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ी आपके दिल को तसल्ली मिले कि क्योंकि इसराइल उनका साथ दे रहा था और इसराइल वहाँ पे फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, लिहाजा इसने वहाँ पे उनका साथ दिया, और वहाँ इंडिया को क्योंकि शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो हमारे दिल को कुछ तसल्ली मिले। लेकिन ये वो लेवल नहीं है। ये गजा का बदला भी नहीं हो सकता और 1971 का बदला भी नहीं हो सकता। वो मैंने आपको पहले बताया कि 1971 में हमारे 90,000 कैदी थे, हमारा आधा मुल्क टूट गया था। आज इंडिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ना ये 71 का बदला है, ना ये गजा का बदला है। ये ज़रूर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इज़्ज़त अता फरमाई है। 71 का बदला तो यही हो सकता है ना कि कश्मीर आप आज़ाद करवा लें किसी तरह, तो वो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि 71 का बदला हो गया। गजा का बदला तो यही हो सकता है कि गजा में मुसलमान आज़ादी के साथ रहें और फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक उनको वापस मिल जाएं। यही हो सकता है, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। मोहम्मद बिन सलमान को अल्लाह ताला ने काफ़ी अभी मुकाम दिया है पूरे रीजन में, और वो बड़ी शख्सियत बनते चले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आलमी सतह पे वो अपने आप को मनवा रहे हैं। अभी यूक्रेन और अमेरिका के बीच में भी जो
सालसी है उसका किरदार उन्होंने अदा किया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी, और दीगर जगहों पे भी, ईरान के साथ भी वो अपने मामलात कर रहे हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान को जितना पजीराई मिल रही है उस हिसाब से उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। और लोग देखते हैं सऊदी अरब की तरफ इसलिए कि सऊदी अरब का ये बड़ा पुराना एक स्टांस रहा है, और इस खित्ते के अंदर गल्फ में सऊदी अरब एक बड़ी ताकत है, एक बड़ा मुल्क है। तो फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए सबसे पहले उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए और कोई हल इसका अब निकाल लेना चाहिए। अगर उनके ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो इसको इस्तेमाल करते हुए मसला फ़लस्तीन का एक देर पा हल निकाल पाएँ और सारे मुसलमान ममालिक उनका साथ दें, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। नाज़रीन, जहाँ तक अमेरिका की बात है ना, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ, उनका कोई भी दोस्त मुस्तकिल नहीं होता, कोई भी दुश्मन मुस्तकिल नहीं होता। ये मैं अभी आपके सामने साबित कर देता हूँ। लेकिन पहले जो इंडिया ने कर दिया फ्रांस के साथ, इंडिया की हरकतों की वजह से इस वक्त सिचुएशन ये पैदा हो गई है कि तैयारे खरीद रहा था इंडोनेशिया फ्रांस से, और यही राफेल तैयारे वो ले रहा था। ये 8.1 अरब डॉलर की डील थी। अब ये इंडोनेशिया फ्रांस से 42 राफेल तैयारे ले रहा था, 8.1 डॉलर का मुआहदा था, और इस वक्त उनकी आवाम बहुत तनकीद कर रही है और मुआहदा खतरे में पड़ गया कि ये राफेल तैयारे लेने या नहीं लेने। ये तो चाइनीज़ तैयारों ने गिरा दिए हैं और इतने पैसों में आपको चाइना के बड़े शानदार तैयारे मिल जाएंगे। तो बहुत मुमकिन है कि ये आइडिया शिफ्ट होके या ये ऑर्डर जो है ये शिफ्ट होके चाइना की तरफ चला जाए और चाइना का एक फ़ायदा हो जाए। और ये एक नहीं है, ये बहुत सारे फ़ायदे चाइना के हो सकते हैं फ्यूचर में। जो है वो आप देखेंगे कि यूरोप और दीगर जगहों से भी चाइना की जो दिफाई मसनूआत हैं उसकी तरफ मुल्क तवज्जो देना शुरू कर देंगे। स्पेशली सेंट्रल एशिया की मार्केट है, अफ्रीका की मार्केट है, बाकी दुनिया की मार्केट है। जब अच्छे तैयारे अच्छी चीज़ें चाइना बनाएगा तो वो तो बिकेंगी। तो राफेल के लिए बुरी खबर है, और ये शर्मिंदगी करवाई है आपके सामने ही है इंडियन पायलट्स ने या इंडियन एयरफोर्स ने, ये आपने देख लिया। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बड़ा एतराज़ उठाया है इंडिया पे, और इंडिया ने वही एतराज़ उठाया पाकिस्तान पे। दोनों एक दूसरे के बारे में ये कह रहे हैं कि एटमी असासे इस मुल्क के महफूज नहीं है। इंडिया ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है, पाकिस्तान ये इल्ज़ाम इंडिया पे लगाता है। लेकिन एक खबर जो बार बार छप चुकी है, और मैं इस पे माजी में वीलॉग कर चुका हूँ कि 2-3 मरतबा ऐसे वाक़यात हुए कि इंडिया में मुख्तलिफ लोग पकड़े गए और उनसे यूरेनियम बरामद हो गई। ये यूरेनियम से एटम बम बनता है, ये उसका बेसिक एलिमेंट है, और इसी को इस्तेमाल करके एटम बम बनाया जाता है। और वहाँ पे आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है, नरेंद्र मोदी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, वो बड़ी सख्त है। लेकिन जैसे उसने जंग छेड़ दी बगैर किसी सबूत के, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। दुनिया को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और इल्ज़ामात तो दोनों मुल्क एक दूसरे पे लगाते रहेंगे। सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान के जो एटॉमिक एसेट्स हैं वो काफ़ी महफूज हैं, और इस बारे में दुनिया जो है इत्मीनान का इजहार भी करती रहती है। वो रिपोर्टें होती रहती हैं और बार बार आती हैं कि पाकिस्तान के एटमी असासे मुकम्मल तौर पे महफूज हैं, आलमी इदारे ये मानते हैं। लेकिन इंडिया के हवाले से बार बार यूरेनियम का मिलना और चोरी होना और उसका बरामद होना, ये ऐसी खबरें हैं जिनसे तशवीश पूरे खित्ते में फिर जाती है। और ऐसे लोगों के हाथ में इसका लगना और बाद में पता ही ना चलना कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या हुई, ये बात कहाँ तक पहुँची, ये इंतहाई अफसोसनाक है और तशवीशनाक है। तो इस पर दुनिया को गौर ज़रूर करना चाहिए। नाज़रीन, अमेरिका का कोई मुस्तकिल दोस्त और दुश्मन नहीं होता, ये साबित हो गया है। यानी ये अगर आप देखें, अबू मोहम्मद अल जुलानी ये मुलाकात कर रहे हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप से। कई लोगों ने धोखा देने की कोशिश की कि शायद तारड़ से सोशल मीडिया में चल रहा था, लेकिन नहीं, वो नहीं है। ये जो अल जुलानी है, मोहम्मद अल जुलानी, ये 2003 से 2006 तक इराक में अमरीकी फ़ौजियों से लड़ते रहे। फिर अमेरिका ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, 6 साल इनको अपनी कैद में रखा, फिर ये छूट गए। उसके बाद फिर ये अमरीकी इत्तेहादियों के साथ और अमेरिकन के साथ लड़ते रहे। 2016 में अमेरिका ने कहा कि ये आलमी दहशतगर्द है, इसको डिक्लेयर कर दिया। इस आदमी को पकड़ने के लिए, जो मालूमात देने के लिए अमेरिका ने इनाम रखा था उस वक्त, वो $10 मिलियन का इनाम था। ये सारी इंफॉर्मेशन मोहम्मद नवाज खान ने शेयर की है और मैंने इसको चेक भी किया है, ये मालूमात ठीक है। अमेरिका ने इसके सर के ऊपर इनाम भी रख दिया था और ये दहशतगर्द था। और अब देखें आप कि ये शख्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहा, और इसको बाकायदा सदर कबूल भी किया अमेरिका ने वहाँ पे शाम में, और शाम के ऊपर से पाबंदियाँ भी ख़त्म की हैं। तो कोई मुस्तकिल दोस्त, कोई मुस्तकिल दुश्मन अमेरिका का नहीं होता। वो वर्ल्ड में सुपर पावर के तौर पे रहना चाहता है, अपने मफाद के मुताबिक फ़ैसले करता है। और अभी जब वो डोनाल्ड ट्रंप निकले अमेरिका से,
तो उन्होंने अरब ममालिक का दौरा किया, क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा जो उनको अरब देंगे या अरब से वो जो पैसा निकाल कर ले जा सकते हैं या इन्वेस्टमेंट वो ले जा सकते हैं अपने मुल्क में, इतना पैसा उन्हें यूरोप से या किसी और जगह से नहीं मिलेगा। तो अरब ममालिक का उन्होंने दौरा किया, सऊदी अरब से शुरू किया, कतर गए, यूएई गए। अब कतर ने इस वक्त एक ऐसा मुआहिदा किया अमेरिका के साथ जो फिजाई तारीख का दुनिया का सबसे बड़ा मुआहिदा है। तारीख बदल के रख दी उन्होंने। वो लगभग 210 तैयारे खरीदने जा रहे हैं अमेरिका की एक बड़ी कंपनी से, बोइंग कंपनी से। 210 तैयारे। बोइंग आपको पता है दुनिया की बड़ी कंपनी है, ये बनाती है दुनिया भर में जेट्स, बड़े तैयारे जो पैसेंजर प्लेन्स हैं वो बनाती है। तो बोइंग 787 ले रहे हैं, बोइंग 777 ले रहे हैं 30 की तादाद में, 777-9S, और दीगर तैयारे जो है वो कतर एयरवेज खरीद रही है। लगभग 210 तैयारे लेंगे और 96 अरब डॉलर्स का ये मुआहिदा है। और ये तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा है डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक जो कतर ने किया अमेरिका के साथ। तो आप अंदाज़ा करें कि कैसे दुनिया अपने मफादात के साथ चलती है और हम कहाँ रह गए और कितना पीछे रह गए। ये सारी वो एयरलाइंस हैं जो पाकिस्तान के बहुत बाद में बनी है, जिन्होंने PIA से सीखा कि जहाज़ उड़ाते कैसे हैं, चलाते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं। और हमारी हालत ये है कि इस वक्त भी जो बड़ी सनतों की पैदावार है उसमें मज़ीद कमी हो गई है। जिन सनतों के लिए इमरान खान के दौर में मजदूर नहीं मिलते थे कोरोना के बावजूद, आज उन सनतों को ना सिर्फ बंद किया जाता है बल्कि उनकी प्रोडक्शन लगातार कम होती चली जा रही है, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है अल्टीमेटली। और ये दावे करते हैं कि ये तरक्की कर रहे हैं, मईशत को दुरुस्त कर रहे हैं, आम आदमी का खून और पसीना निचोड़ के उससे पैसा छीन के ये दुनिया को दिखा रहे हैं, देखो हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये तो तरक्की नहीं है। तरक्की वो होती है जब आम आदमी तरक्की करता है, वो अपलिफ्ट होता है, ऊपर आता है। तरक्की वो होती है जब पूरा पाकिस्तान एक साथ आगे बढ़ता है। इसको अब कैसे तरक्की कर सकते हैं कि पैसे इकट्ठे कर दिए, आलमी इदारों को दिखा दिए, उन्हें खुश कर लिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।